नमस्कार, संसद टीवी की टीम आज पहुंची है असम के कोकराझार जिले में। यहाँ का एक गांव है भौरागजा। यहाँ पर 33 परिवारों का एक किसान क्लब है और ये रेशम की खेती करते हैं। इनोवेशन ये है कि 100 ग्राम रेशम के कीड़े का अंडा कीमत सिर्फ 800 रुपए और साल भर की आउटपुट औसत 3.5 लाख रुपए। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, देखते हैं स्मार्ट खेती में। पुराने समय से ही उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए असम राज्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उत्तरी तट पर बसा हुआ ये राज्य सिल्क के कपड़ों का स्वर्ग माना जाता है। रेशम उत्पादन असम में इस प्रकार विकसित हुआ कि भारत सहित विदेशों में भी रेशमी कपड़ों की मांग बढ़ने लगी, यानी कि विदेशों में भी असम के रेशमी वस्त्रों का डंका बजने लगा। वैसे तो सदियों से रेशम की खेती और बुनाई असम की महिलाएं करती आ रही हैं, लेकिन कोकराझार की महिलाओं ने असम की इस परंपरा को अब नए तरीके से करने का बीड़ा उठाया है। कोकराझार की भौरागजा की इन महिलाओं ने 2019 में शुरू किए गए रेशम के इस नवाचार में करीब 64 महिलाएं शामिल हैं। दरअसल इन महिलाओं ने एक फार्मर क्लब का गठन किया और सामूहिक रूप से रेशम का उत्पादन शुरू किया। रेशम की खेती 3 प्रकार की होती है: मलबेरी खेती, टसर खेती और एरी खेती। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो एरी सिल्क है। एरी सिल्क नरम और गर्म होता है, इसलिए इसका उपयोग शॉल और रजाई के लिए अधिक लोकप्रिय है। गांव की महिलाओं की जिंदगी भी रेशम से बदल गई है। जिले के कई गांवों में महिलाएं रेशम का उत्पादन कर रही हैं, जिससे वो घरेलू काम निपटाते हुए आराम से घर खर्च के लिए पैसे कमा रही हैं। रेशम के उत्पादन से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बल्कि सामाजिक स्थिति में भी सुधार आया है। भौरागजा के 76 घरों में ये काम अभी किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे धागा निकल रही है, इंदी का धागा निकल रही है। पहले तो हमारे पास मशीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी हाथ से निकलने में हम लोग को बहुत थोड़ा तकलीफ होता था। फिर हम लोग महीना में अभी मशीन आया तो महीना में 4-5 किलो धागा निकल सकता है। अभी पहले तो हाथ से निकलता था ना, तभी हम लोग 1 केजी 1.5 केजी धागा निकल सकते थे। ভাল পাইছে মেচিন ভাই, মানে বেশি বেশি করিয়া মাহত সুতাটো ওলাবার পারে। এখন মানে আমি দিনৰ 10জন ভাগ লৈ এই সুতাটো বনাই। মোৰটো এজন বনাইলেতো ইনকাম নহয় ছাৰ। এই কাৰণে গ্ৰুপ বনায়া অলপ हुथा बानाया, अलप कापड़ बानाया, डेभलप बनाइছো, अलप माने अलप ভাল হয় আর কি। এজন হইলে ভাল নহয়, এই কারণে हुथा बानाया, ग्रुप बनाया, हुथा बानाया बिक्री करे আর কি।
अब हम आपको दिखाते हैं रेशमी उत्पादन का वो तरीका जो इन महिलाओं ने अपनाया है। रेशम की इस मखमली कहानी की शुरुआत इन अंडों से होती है। रेशम का यह सफर दरअसल इन अंडों से ही शुरू होता है। और यही अंडे तितली बन के रेशमी चक्र को पूरा करते हैं। खास बात यह है कि रेशम के निकलने की इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से अंडे, प्यूपा और तितली को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। मतलब सिल्क के वैसे धागे जिनके उत्पादन में रेशम के कीड़ों को नहीं मारा जाता। ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, इसी ट्रे में अंडों को रखा जाता है। इसके बाद जब ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं तो इन लार्वा के खाने का इंतजाम किया जाता है और इस प्रकार के झूले में लार्वा को रखा जाता है जहां पर विशेष प्रकार की पत्तियों को रखा गया है। भावरागवझा गांव में रेशम उत्पादन केंद्र के पास ही रेशम के कीड़ों की भोजन की व्यवस्था की गई है। हम लोग ने 60 बीघा में प्लांटेशन किया है। उसमें 3 वैरायटी का एरी फूड हम लोग ने प्लांटेशन किया है। एक तो ये जो है आपके सामने ये केसर है, ये केसर प्लांटेशन हम लोग ने किया है। और दूसरी चीज़ जो है ये केसरू। ये केसरू क्यों किया है? क्योंकि ये पेरिनियल प्लांट है, मतलब ये हर साल चलते रहेगा, ये होगा। तो इसका पेरिनियल है, इसीलिए ऑल द ईयर राउंड उसको फूड मिलेगा इसकी एरी को। तो दूसरी चीज़ जो है ये टोपियोका है। ये टोपियोका को हम लोग ने ये प्रोजेक्ट में क्यों लाया? क्योंकि टोपियोका लिव्स इरी का फूड हो जाएगा और इसके बाद उसका ट्यूबर जो है, ट्यूबर को फार्मर को एडिशनल इनकम मिल जाएगा। उसमें से वैल्यू एडिशन कर कर उसको बहुत सारे चीज़ बना सकता है, एनिमल फीड बना सकता है, उसको रो से भी खा सकता है, बॉयल कर भी खा सकता है। तो इसका भी फार्मर्स को एडिशनल इनकम आएगा, इसीलिए टोपियोका भी हम लोग ने इस प्रोजेक्ट में लाया हुआ है। एक बार जब कृमि अपने कोकून में प्यूपा बनाना शुरू कर देते हैं तो अलग अलग लंबे रेशे कोकून से निकाले जाते हैं और रेशम के धागे बनाने के लिए इसकी कताई की जाती है। इन कीड़ों को गोलाकार दिख रहे बांस के बने ट्रे में रखा जाता है, जिसको माउंटेस या चंद्रकी भी कहा जाता है। इसकी वजह से कोकून का साइज एक समान होता है और बाजार में उत्पादन की कीमत भी बढ़ जाती है। का अंडा है, यह 7, 8, 10 दिन के बाद लार्वा निकल जाएगा। इसके बाद ये पोजीशन आएगा। ये 4 टाइम्स इसका स्किन चेंज करने के बाद ये 4th मोल्ड आएगा। इसके बाद ये पत्ता खाने छोड़ देगा, वो मैच्योर होगा, उसका एक साउंड मिलेगा वो मैच्योर होने का। तो ये माउंटेज में देने पड़ेगा, माउंटेज में वो कोकून बनेगा ऐसा। और इसको सीड बनाने के लिए ऐसे इस टाइप का माला बनाना पड़ेगा। इससे ये चित्ती निकलता है, ये अंडा देता है। ये आप इसका लाइफ साइकिल है। प्यूपा तितली बनने से पहले अपने चारों ओर एक रेशमी जाला बुन लेता है, लेकिन यहाँ पर वो दम नहीं तोड़ेगा, बल्कि यहाँ पर जिस एरी तितली का पालन किया जाता है, एरी ने कोकून बनाते समय बाहर निकलने का रास्ता छोड़ दिया है और समय पूरा होने पर ये बाहर निकल जाएगी।
इसके इस सूते के क्वालिटी के ऊपर भी इसका प्राइस निर्भर करता है और इसी से फिर जब हम कपड़ा बुनते हैं तो उसका प्राइस हमें 8,000 से 10,000 रुपये में हम ये बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये सूते को प्राकृतिक तौर से अगर हम इसे रंग करते हैं तो उसका प्राइस फिर और अधिक बढ़ जाता है। – 2019 से पहले यहाँ रेशम का उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन वो पद्धति काफी पुरानी थी। गांव की महिलाओं को केवीके, सेरिकल्चर और नाबार्ड का भी सहयोग मिला है, जिससे ये अब सामूहिक रूप से और वैज्ञानिक तकनीक से रेशम का उत्पादन कर पा रही हैं। का जो एग्रीकल्चर है और दूसरा एग्रीकल्चर की कोई भी ये हो, साइंटिफिकली किए, लोगों साइंटिफिकली ये करने लगे ताकि उन लोगों का इनकम बढ़े। तो एरी का हमने देखा है लोगों ने 2-3 साइकिल किया है, ज़्यादा नहीं करता है ईयरली। तो हम चाहते हैं कि 5, 6, 7 तक बढ़ाइए। तो 6 साइकिल मिनिमम किया तो उन लोगों का एरी का जो खर्चा आता है अराउंड 10 लाख आता है 10 ईयर्स में 10 लाख आता है और इसका जो इनकम आता है अराउंड 35 लाख आता है। तो 23 लाख इनकम हो जाता है 10 ईयर्स में। काफ़ी सारे एंटरप्राइजेस में काम किया हुआ है। एरी भी हमारा एक इम्पोर्टेंट एंटरप्राइज है, एक एरिया है, इम्पोर्टेंट एरिया है, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। आर्या एक प्रोजेक्ट है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। उसमें हम यूथ को 35 साल से जो नीचे जो ये थे उन लोगों को उसमें लगाते हैं और एग्रीकल्चर में उन लोगों को लगाना चाहते हैं ताकि एडुकेटेड यूथ एग्रीकल्चर में आ जाए और एरी को थोड़ा बढ़ावा मिले। भारत में केंद्रीय रेशम रिसर्च सेंटर बहरामपुर में 1943 में बनाया गया था। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। मेघालय में केंद्रीय एरी अनुसंधान संस्थान और रांची में केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान तैयार किया गया। हाउस होल्ड में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसलिए आप लोग ग्रुप से करें, क्लस्टर बनाइए, फार्मर्स प्रोड्यूसर क्लब बनाइए, बना के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए, बना के करिए ताकि आप लोगों का मशीनरीज वगैरह यूज़ करने के भी, इसका जो अपना परचेस करने का भी उपाय मिले। इसलिए हम लोग और एक साथ है कि साइंटिफिक जो इसका एग्रीकल्चर है इसमें मशीन्स यूज़ करते ताकि धागा बनाने का एक है, आप लोग देख रहे हैं धागा बनाने का जो मशीन यूज़ कर रहे हैं लेडीज लोग, इससे थोड़ा बहुत स्पीड अप हो जाता है। उधर जो पुराना जो टेक्निक है, तकली वाला टेक्निक है, उससे बहुत स्लो हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता। बाकी जो साइंटिफिकली जो ये वन थिंग का और दूसरा प्रोसेस का जो हम लोग ये सिखा रहे हैं, ये साइंटिफिक प्रोसेस करके उन लोगों ने 6 साइकिल आराम से कर सकता है। पहले 2-3 साइकिल मुश्किल से करते थे, अब 6 साइकिल आराम से कर सकते हैं, तो इनकम बढ़ने का चांस बढ़ गया। आज भारत के 26 राज्यों में रेशम का उत्पादन होता है। 90 लाख से ज्यादा लोग इस काम में लगे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इसमें नवाचार को अंजाम दिया है। कभी हिंसा के लिए जाने जाने वाले इस जिले में अब सरकार की मदद से भवरा ग्वझा जैसे तमाम गांवों में विकास की कहानियां लिखी जा रही हैं।
यही रेशमी रूट है, सिल्क रूट है। और इस सिल्क रूट को हमने थोड़ी सी देर में समझने की कोशिश की है कि भारत के गांव-गांव में कामयाबी की ये कहानियां कैसे लिखी गई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कामयाबी की एक और कहानी। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sunset TV. देखिए, मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत हूँ। जिद कर शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। वो जोखिम लेकर फैसला करते हैं वो सही है, क्योंकि उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विशेष बातचीत रविवार रात 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Kant, on Transforming India, only on Sansad Television. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं कामरूप जिले के बोरतरी गांव में। और यहां पर जो कौलिता हैं, जो किसान हैं, उन्होंने किस तरह से केले की फार्मिंग की है और 1 एकड़ में वो कितना कुछ कमा रहे हैं, ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे। हम बता दें आपको कि हिंदुस्तान की तासीर और तस्वीर में केले की अहमियत है। 297 लाख मीट्रिक टन केला हर साल भारत के किसान पैदा करते हैं। ये कहानी है कामरूप देहात के बोरतरी गांव की। एक समय था जब बोरतरी के युवा रोजगार की तलाश में मुंबई, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर रहे थे। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल ही अलग है और अब पलायन पूरी तरह से रुक चुका है। इतना ही नहीं, जो युवा गुजरात और कर्नाटक नौकरी करने गए थे वो भी वापस लौट चुके हैं और ये सब संभव हुआ है खेती की बदौलत। केले खेती शुरू होने के पहले हमारे गांव का इतना बुरा हाल था, हमारे लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव पर, दूसरे शहर पर जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा कल की इनकम से गांव का इतना डेवलप हुआ कि दूसरे जगह से लेबर हमारे इधर आने को शुरू हो गया है। मैं बर्तमान इतना कल खेतिर লগত জড়িত হৈ আছো। বৰ্তমান মই কল খেতি কৰি বহুত মই লাভান্বিত হৈছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ গতিকে বহুত ঘৰ চলাত সুবিধা হৈছে। এতিয়া মোৰ গাড়ী মটৰ পকী ঘৰ এইবিলাক গতি হৈছে। एक समय था जब ब्रह्मपुत्र ने इस गांव की जमीन छीन ली थी।
लेकिन वक्त के साथ हालात बदले और जमीनें सूद समेत वापस भी कर दी। परंतु एक बड़ी समस्या ये थी कि खेती योग्य जमीन तो थी, लेकिन जमीन का पीएच मान फसलों के लिए अनुकूल नहीं था और ये एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जहां समस्या है, समाधान भी वहीं से निकलता है। सोए गांव के ही गोविंदा ने केले की खेती के लिए कामरूप केवीके से मदद ली और फिर कमाल हो गया। केवीके की मदद से यहाँ मालभोग केले का ट्रायल किया गया। नतीजे कामयाबी भरे रहे। फिर क्या था, गोविंदा ने मजदूरी छोड़ दी। उसने अपनी खाली पड़ी जमीन के अलावा भी किराए पर जमीन लेकर केले की खेती शुरू कर दी। गोविंदा कोलिता, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर था, वो अब एक कामयाब किसान बन चुका था। मैं पहले लेबर था। मैं 2007 में केला खेती स्टार्ट किया 1 एकड़ में। आज मैं 100 एकड़ केला खेती स्टार्ट था। और ये गांव में पहले कोई आदमी नहीं है, केले खेती का आदमी कोई आदमी नहीं है। आज मोर देन 500 केला खेती का फार्मिंग कर रहा है। मेरा मंथली 70,000 हुआ। मेरा घर में एक 4 व्हीलर है और एक ट्रैक्टर है। मेरा 3 बच्चा है, 2 बच्चा कॉलेज में पढ़ता है। गोविंदा कोलिता ने कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ा कि वो गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। इस युवा को देखकर करीब 8 गांव के लोग जो खेती छोड़ चुके थे, उन्होंने भी केले की खेती में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। स्थानीय केवीके के अधिकारी भी इस सफल प्रयोग से काफी खुश हैं। वो बताते हैं कि किस तरह देखते ही देखते बाहर गए सारे युवा वापस लौट चुके हैं। जो पीएच है, ये पीएच थोड़ा ज्यादा हायर है और इस कंडीशन में नियर न्यूट्रल है। इस कंडीशन में मालभोग बनाना का जो एक प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट था, जिसको हम पानामा ऑयल बोलते थे, वो पानामा ऑयल दिस लेवल में इसका प्रीविलेंस इतना नहीं है। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, 2007 में हमने केवीके के फ्रॉम केवीके एक्चुअली वी आइडेंटिफाइड द सॉइल सुइटेबिलिटी फॉर मालभोग बनाना। देन इमीडिएटली we actually one Govinda Kolita from this village. He was actually 2007 में ये डेली वेज लेबर था। He was a quite poor था। तो उसको मोटिवेट करके फ्रॉम 0.13 हेक्टर में ये बनाना ऑन ट्रायल बेसिस में लगाया था। तो उसका जो सक्सेस, तो ये जो नेबरिंग जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, ये देखा। तो इसके बाद 1 ईयर के बाद ये भी इंस्पायर्ड हुआ। तो they also started cultivating ये मालभोग बनाना। समृद्धि का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस गांव में कभी एक भी ट्रैक्टर नहीं था, वहां आज 250 ट्रैक्टर हैं। ये खुशी हमने गोविंदा के घर को देखकर भी महसूस की। आज वो एक दिहाड़ी मजदूर से सफल किसान बन चुका है। जिसको आप मार्च टू फ्यूचर कह रहे हैं, उसकी कहानी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। अगर आपने भी कुछ यूनिक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आपने अपनी खेती को करना शुरू किया है, तो हमें जरूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती। देश में 2 सीटें आई थी, तब मोदी जी